हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम कोमल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए उसके डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। और वो फंक्शंस क्या है? दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मीन्स कि हम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम लोग किसी एक गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। और वो भी किस तरीके से? इस तरीके से ताकि हमारा क्या हो सके कि टाइम और कॉस्ट दोनों क्या हो सके, कम हो सके। अब इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी होता क्या है। तो इफ़ेक्टिवनेस ये कहता है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम एंड इफ़िशियंसी सेज इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। चलिए इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ एक ए है और एक बी है, ठीक है। इन दोनों को 10 बैग्स बनाने के लिए ऑर्डर मिला है और वो भी 3 दिन में, कि 3 दिन में आपको 10 बैग्स बना के दे देने हैं। और आपको कॉस्ट कितना लगाना है? 1000 के अंदर इन दोनों को 10 बैग्स बना करके और वो भी 3 दिन के अंदर दे देना है। अब ए ने क्या किया कि ए ने 10 बैग्स तो बना दिए और 3 दिन में उसने क्या किया, बना करके दे दिया। इट मीन्स वो इफ़ेक्टिव है, उसने टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर दिया। मीन्स ए क्या है, इफ़ेक्टिव है। और बी ने क्या किया कि 10 बैग्स तो बनाए और 1000 के अंडर में बनाए, मतलब कि उसने पूरा का पूरा जितना उसका कॉस्ट होना चाहिए उतना कॉस्ट लगाया। कॉस्ट उसने बढ़ाया नहीं, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसने 3 डेज़ के बजाय उसने 4 डेज़ लगा दिए। इट मीन्स वो इफ़िशियंट है, इफ़ेक्टिव नहीं है। अब यहाँ से इस एग्जाम्पल से हम लोग को ये क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस ज़रूरी है या सिर्फ इफ़िशियंसी ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशियंसी भी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तो हम लोग अगर मैनेजमेंट को फिर से समझे तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक गोल को अचीव करते हैं और वो भी इस तरीके से अचीव करते हैं ताकि उसका कॉस्ट और टाइम दोनों कम से कम लगे। ओके, अब फिर आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पर। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने भी एक गोल सेट किया होगा कि मुझे क्लास 12th में 99% या फिर 95% अचीव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते होंगे, अपने पूरे एक साल को उस तरीके से मैनेज करते होंगे, है कि नहीं, कि मुझे इतने टाइम तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर इतने रिविजन्स 2-3 बार रिविजन्स करने हैं, इतने सैम्पल पेपर्स करने हैं। तो ये चीज़ क्या है, आप भी एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। और किस चीज़ के लिए? तो एक गोल को अचीव करने के लिए कि 99% 95% मुझे अचीव करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स कि यूनिवर्सल। जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी लाइफ में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एक बड़ी से बड़ी कंपनी है, उसे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। एक छोटी शॉप है, उसे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। स्कूल, हॉस्पिटल, मीन्स अपने चारों ओर आप जिसे भी देख लें उसे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। इसलिए ये पॉइंट बनाया गया है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। नाउ थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि मैनेजमेंट बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे ऐसा कहे कि मैनेजमेंट को एज अ वर्क में भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। पीपल को भी क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करने के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि जैसे मान के चलिए कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है,
तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के आऊँगी तो मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि मेरे पास कितना काम पड़ा हुआ है, ठीक है। मीन्स मैं अपने काम को मैनेज कर रही हूँ कि मेरे पास आज के लिए कितना काम पड़ा है, उस हिसाब से मैं अपने आज के शेड्यूल को उस हिसाब से मैनेज करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स अब तो मुझे पता चल गया है कि मेरे पास कितना काम है, अब उस काम को किस किस से करवाना है, मतलब कि कौन सा काम कौन करेगा। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में कोई मैथ्स टीचर है, तो कोई बिजनेस टीचर है, कोई अकाउंट्स टीचर है, तो सबको मैं ये बताऊँ कि आज आपको इस चैप्टर में इतना कवर कर लेना है। मीन्स मैं उस आदमी को क्या कर रही हूँ, अपनी जितने भी अंडर में जितने भी मेरे स्टाफ हैं उनको मैनेज कर रही हूँ कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ये इसे हम लोग इस तरीके से करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल का ये रिजल्ट होता है कि कितना काम था, कितना लोगों ने कर दिया, उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि कितना काम हो चुका है, इसको मैनेज करना ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट ये आता है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि मैनेजमेंट एक हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। जैसे कि आपने 10th क्लास में कुछ अपना डिसाइड किया हो कि बोर्ड्स में कितने परसेंटेज चाहिए, तो क्या आपने वो उस चीज़ को अचीव करने के बाद वहीं पे रुक गए? नहीं, आपने फिर 11th क्लास के लिए अपने आप को मैनेज किया, 11th क्लास के बाद आपने 12th क्लास को के लिए अपने आप को मैनेज किया, 12th भी आप पास हो जाएंगे तो फिर आप कॉलेज के लिए, फिर करियर के लिए, इस तरीके से क्या होगा, आप कंटिन्यू अपने आप को क्या करते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ठीक है। फिर फिफ्थ कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स जैसे किसी भी एक कंपनी में क्या होता है, कोई HR डिपार्टमेंट होता है का हेड होता है, फिर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, सबका एक इंडिविजुअल गोल होता है, लेकिन अल्टीमेटली उनका क्या होता है कि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कराना, ग्रो कराना, ठीक है। तो ये होता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है कि किसी एक आदमी के नहीं, सारे लोग जब मिल करके काम करेंगे तब जा कर के वो क्या होगा, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे कि अगर स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल को एक बड़े स्कूल या फिर छोटे स्कूल के भी सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं चला सकता, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, तब जा कर के वो पूरा स्कूल चल पाता है, ठीक है। फिर जो हमारे पास 6 पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन मीन्स कि मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे इसमें अगर हम एक एग्जांपल दें तो बैंक का एग्जांपल लेते हैं कि बैंक आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि बैंक में जितने भी काम होते थे वो पेपर वर्क होते थे, लेकिन आज क्या है, आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ पेपरलेस हो गया। तो क्या हुआ, बैंक के मैनेजमेंट ने अपने आप को क्या किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो कि अपने इन्वायरमेंट को देख करके अपने आप को चेंज कर लेता है। नाउ 7th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स कि मैनेजमेंट को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे कि आपने पूरे साल अपने आप को मैनेज किया, तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट बताएगा कि हाँ आपका मैनेजमेंट अच्छा था। तो यही कहता है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे कि मैनेजमेंट, आखिर हम लोग इतना ज़्यादा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिए कि मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट वो होता है, लेकिन आखिर हम लोग मैनेजमेंट को करते क्यों हैं, इसका कुछ कारण है। अब क्या कारण है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि मैनेजमेंट का और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि कोई भी क्या करता है, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी चीज़ अपने आप को क्या करता है, काम करता है, अपने ऊपर टाइम लेता है, किस लिए, ताकि वो अपने आप को ग्रो करा सके। तो वैसे ही होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों करता है, ताकि वो ग्रो कर सके। अब ग्रोथ उसका कैसे होगा, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल का, कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले ये चाहता है कि हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो उन सब के बीच वो सर्वाइव कर सके, इसलिए वो क्या करता है, अपना बेस्ट मैनेजमेंट देता है, ठीक है। फिर आता है कि अब सर्वाइव कर लिए तो सर्वाइवल ही हमेशा क्या करती है, ज़रूरत
नहीं होती है। सर्वाइवल के बाद हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें कभी किसी रिस्क को उठाना पड़े तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी का या फिर कुछ एक्स्ट्रा लेबर, ये सब क्या होता है, कुछ प्रॉफिट हो जिससे कि हम उस रिस्क को टैकल कर सकें। तो ये होता है प्रॉफिट। अब आता है ग्रोथ। मैनेजमेंट हमेशा सर्वाइवल और ग्रोथ और प्रॉफिट पे ही नहीं रुक जाता है, उसे ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है सोसाइटी के प्रति। क्यों? क्योंकि बिजनेस जितना भी रॉ मटेरियल होता है या फिर लेबर होता है या फिर प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो क्या करता है, उस सोसाइटी के अंदर ही बेचता है, खरीदता है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेता है। तो अब ये कहा जाता है कि आपको सोसाइटी इतनी सारी चीज़ें दे रही है, तो आपका भी कुछ ऑब्लिगेशंस है कि आप उसके प्रति कुछ करें। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, यूज़ फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स, इसे हम ये सब रिलेटेड होता है किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से, कि एक एम्प्लॉय क्या करता है कि अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि टाइम है, वो आपकी ग्रोथ के लिए पूरा दे रहा है। तो आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं कि उस एम्प्लॉय को कुछ दें। अभी आप कैसे कर सकते हैं, तो आप एम्प्लॉयज़ को टाइमली प्रमोट कर सकते हैं, उसे इंक्रीमेंट दे सकते हैं, टाइम टू टाइम सैलरी दे सकते हैं, उसके नीड्स को पूरा करके ये सारी चीज़ें, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय। Hey guys, welcome back to this channel. I am Komal and today we are going to continue the first chapter of class 12, that is nature and significance of management. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैनेजमेंट के डेफिनीशन, उसके इम्पोर्टेंस और उसके नेचर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर आर्ट होता क्या है। पहले हम लोग ये समझे कि आर्ट होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग उसे मैनेजमेंट से कंपेयर करके समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट क्या है। आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे कि आर्ट होता है, जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक एक आर्ट है। तो म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता कि हम क्लास करने गए तो डायरेक्ट हमें म्यूज़िक ही सिखाया जाएगा। पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉपी पे लिखाया जाता है, उसके कुछ लय, सा, रे, गा, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमें गाना सिखाया जाता है। तो ये हुआ क्या उसका, कि आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक ही सॉन्ग है, उसे दो सिंगर को दिया गया गाने के लिए, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग आवाज़ में गाएंगे। तो क्या हुआ, दोनों उस वही गाना पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, वेरी हो गया। जैसे कोई एक सॉन्ग है, उसे नेहा कक्कड़ को दिया जाए और सुनिधि चौहान को दिया जाए, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों उसे अलग अलग अंदाज में गाएंगे। उनका गाने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। मीन्स आर्ट जो होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। मीन्स कि ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। नाउ द थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मीन्स प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मेरा मन किया कि मैं डांसर बन जाऊँ, तो आज मैंने सोचा और कल मैं डांसर बन जाऊँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्ट जो है वो बेस्ड होता है प्रैक्टिस पर। और क्रिएटिविटी मीन्स अब मैं उस डांस में कुछ अपने अलग मूव्स डालूँ, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिएटिविटी और कुछ नया तरीका। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्ट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या
मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे होगा, अगर ये तीनों पॉइंट को वो फुलफिल कर देता है तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट आर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आर्ट जो है थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कुछ प्रिंसिपल हो गए, उसके डेफिनेशंस हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट तो फुलफिल कर दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह या फिर होटल में जाते हैं, तो जो फूड सर्व करता है या फिर जो वेटर होता है, क्या सारे वेटर एक ही जैसे फूड सर्व करते हैं, या फिर जो भी चीज़ वो अपना काम करते हैं सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई आकर अपने कस्टमर से बहुत ही पोलाइटली बात करता है, कोई थोड़ा सा रूडली बात करके चला जाता है। तो ये क्या हुआ, वो अपना सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन किस तरीके से दे रहे हैं, एक अपने अंदाज में, मीन्स सबका अपना अलग अलग अंदाज हो। जैसे एक मैनेजर है, ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटल में मैनेजर है वो भी वैसा ही मैनेज करे है हॉस्पिटल को जैसे कि एक होटल का मैनेजर मैनेज कर रहा है, नहीं, दोनों अपने अलग अलग तरीके अपनाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इस पॉइंट को भी फुलफिल करता है। नाउ थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसके लिए हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि मैनेजर अप्लाइज दिस acquired knowledge in personalized and skillful manner in the light of reality of given situation. He is involved in the activity of the organization, studies critical situation and formulate his own theory for use in a given situation. This gives rise to different style of management. तो क्या हुआ कि जैसे कि आर्ट में क्या होता था कि ये बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में। तो एक मैनेजर क्या करता है कि एक प्रैक्टिस से ही वो एक अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा मैनेजर बनता है। ऐसा नहीं कि आज उसने अपनी जर्नी शुरू की और कल वो बहुत अच्छा मैनेजर बन गया, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उसे कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कुछ दिन वो प्रैक्टिस करता है, उस प्रैक्टिस के हिसाब से क्या करता है, वो अच्छा मैनेजर बनता है। प्लस अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मैनेजर एक ही तरीके से काम करें। कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि कुछ क्रिएटिव अपनाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि उसका सेल बढ़ सके, उसका प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये क्या हुआ कि मैनेजमेंट आर्ट के इस पॉइंट को भी फुलफ़िल करता है। तो इस तीनों पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है कि नहीं, क्योंकि वो तीनों पॉइंट को क्या किया, फुलफ़िल कर दिया। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। ओके, अब समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो मैनेजमेंट को साइंस समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि साइंस होता क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स कि साइंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज पर पूरा बेस्ड होता है, पूरा एक बॉडी, उसमें पूरा नॉलेज एक सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खा लिए तो क्या होगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खाना क्या हुआ, कॉज हुआ, और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा वेट बढ़ गया। तो यही होता है साइंस में कि कोई भी साइंस की जो भी थ्योरी है या फिर थ्योरम या फिर जितने भी लॉ वगैरह हैं, वो ऐसे ही हवा में बातें करके नहीं लिखी हुई हैं। उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण है, और उस कॉज के कारण कुछ इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक लॉ बना या फिर रूल बना। ठीक है, तो साइंस को इसीलिए कहा जाता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है साइंस का, कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक बार बस, जैसे कि न्यूटन का लॉ है कि जो एप्पल था वो पेड़ से गिर करके अर्थ की तरफ आया। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार हुआ तो हम लोगों ने उसको लॉ बना दिया, नहीं, वो क्या हुआ कि एक ही चीज़ को बार बार करके देखा गया। मीन्स कि एक बार देख करके किसी चीज़ को लॉ नहीं बनाया गया, उसे बार बार किया गया, रिपीटेटिव वे में किया गया, तब जा करके वो लॉ बना। तो वही कहता है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन।
नाउ साइंस का थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब कि जो ग्रेविटेशनल लॉ या फिर जो ग्रेविटेशन का जो भी फॉर्मूला या फिर उसका डेफिनीसन है वो इंडिया में भी वही डेफिनीसन है, और अगर हम वर्ल्ड के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ पे भी क्या होगा, यही डेफिनीसन माना जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि जैसे साइंस में क्या होता है कि किसी भी थ्योरी को ओवर द टाइम पूरा ये क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह के द्वारा ही उसको लॉ बनाया गया, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या हुआ कि एक बार किसी चीज़ को देख करके उसका लॉ या फिर उसे प्रिंसिपल नहीं बनाया गया, उस चीज़ को बार बार करके देखा गया, तब जा करके उसे एक लॉ बनाया गया या फिर प्रिंसिपल बनाया गया। अब जैसे साइंस में भी कुछ टर्म्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, लाइक ऑल द अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो साइंस का ये तो पॉइंट क्लियर कर देता है मैनेजमेंट। अब क्या सेकंड पॉइंट को फुलफिल करता है कि नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैड इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि साइंस में भी क्या था कि एक बार देख करके किसी भी चीज़ को लॉ नहीं बनाया गया, वो बार बार रिपीटेटिव वे में किया गया, तब जा करके वो लॉ बना। वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है कि एक बार देख करके उसे कोई प्रिंसिपल नहीं बना दिया गया, उसे बार बार किया गया। तो ये भी पॉइंट तो फुलफिल कर देता है। नाउ थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट में ये पॉइंट फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक मैनेजर हो सकता है कि किसी कस्टमर से किसी किसी डिफरेंट मीन्स कि वेरी पोलाइटली बात कर रहा है, किसी कस्टमर से वो बहुत ही रूडली बात कर रहा है, तो ये क्या होता है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। गलत मीन्स कि गलत नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉइंट के, इस साइंस के इस पॉइंट को वो फुलफिल नहीं करता है मैनेजमेंट। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। मीन्स कि पूरा 100% साइंस नहीं है, थोड़ा साइंस है, थोड़ा साइंस नहीं है, क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स को फुलफिल करता है और कुछ पॉइंट को फुलफिल नहीं करता है। अब आते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। तो सेम वैसे ही पहले हम ये समझना होगा कि आखिर प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन में भी कुछ उसके फीचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। इसे समझने के लिए जैसे कि एक एग्जांपल लें, एक डॉक्टर की पढ़ाई क्या है, प्रोफेशनल है। तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हमें क्या होता है, पूरी एक वो पहले से ही बना दी गई कि हाँ ये कोर्स है, इतने चैप्टर्स है, इतने बुक्स है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो उसे क्या होता है, हम लोग जो भी वो पढ़ता है, ठीक है, तब जा कर के उसे ओवर द ईयर कुछ टाइम अपना उसमें लगाता है, तब जा कर के उसे इस प्रोफेशन में मीन्स जो भी सर्टिफिकेट या फिर उसमें काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स ऐसा नहीं है कि आज मुझे वकील बनना है, मेरा मन किया कि वकील बनूं तो मैं कल जा कर के कोर्ट में और केस भी लड़ने लगूं। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले मुझे क्या करना होगा, उसकी लॉ की पढ़ाई करनी होगी, फिर जा कर के मैं वकील बन सकती हूँ। जैसे सेम एज डॉक्टर्स, सीए सेम होता है कि उनमें क्या होता है, पहले हमें कुछ उनका नॉलेज लेना पड़ता है, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर। ऐसा नहीं कि कोई भी जा कर के अपने क्लिनिक खोल के बैठ गया, नहीं, उसे क्या होगा एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी। तो यही कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि हर कोई उसमें जो चाहे जब चाहे एंट्री नहीं कर सकता है। नाउ थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सीए के लिए क्या होता है कि उसके लिए कुछ एसोसिएशन बनाए हुए हैं, आईसीएआई, जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बने हुए। वैसे ही ये सब क्या है, प्रोफेशनल जितने भी प्रोफेशनल्स
पढ़ाई होती है या फिर ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कुछ एसोसिएशन बनाया है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है अगर आपको उसके अंदर कुछ काम करना है या फिर उसके अंदर पढ़ाई करनी है तो वहीं कहते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। ना फोर्थ वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका मतलब ये कहता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सीए बन गई तो मैं कुछ भी कोई भी जैसे कि मैं कुछ भी काम करे जा रही हूँ, कोई भी गलत वलत काम कर रही हूँ, नहीं। उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हो जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसे कि क्या होता है हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं एक सीए हूँ तो उस सारे रूल्स को मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मीन्स जैसे कि अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँ तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है, वो हमेशा चाहता है कि उसका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि वो मुझे भर भर के पैसे दे, नहीं, वो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है। तो उनका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। अब चलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इस मैनेजमेंट को इस पूरे प्रोफेशन के सारे फीचर को उसको क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। तो फर्स्ट क्या कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो इस पॉइंट को तो फुलफिल करता है क्योंकि हाँ, मैनेजमेंट में भी एक डिफाइंड सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मीन्स कि इसमें भी कुछ नॉलेज होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल है जिसे कि हमें पढ़ना होता है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर मुझे डोमिनोज़ में एज ए मैनेजर काम करना है तो मुझे किसी आईआईएम से पास आउट होना चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी काम कर सकता है विदाउट एनी डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है मैनेजमेंट। नाउ थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो अब जा कर के कुछ कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए जैसे आईआईएम वगैरह, कॉलेज वगैरह बने हुए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा तभी जा कर के आप मैनेजर बन पाएंगे। ऐसी कोई कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है, आप ऐसे भी बन सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी ये क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है। नाउ द फोर्थ वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि उसमें क्या होता है कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हाँ, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा प्रोफेशन में, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने रूल को, अपने जितने भी लॉ है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट भी क्या होता है, वो गलत हो जाता है। नाउ द लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। तो कोई भी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट उसका मोटिव सर्विस मोटिव ना होकर के उसका मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट, अल्टीमेट उसका क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अल्टीमेट उसका गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सर्विस मोटिव नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी क्या करता है, वो फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। Hey guys, welcome back to this channel. I am Komal and today we are going to cover levels of management. तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, तो दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सीईओ हो गए या फिर सीएफओ हो गए या फिर चेयरपर्सन, इन प्रेसिडेंट, मतलब कि इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नेम से उन लोगों को बोला जाता है, ठीक है। अब टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं, स्ट्रैटेजी होते हैं, उन सबको ये बनाते हैं। ये लोग पूरे टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लेवल के लिए नहीं, ये लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इन सारी चीज़ों के लिए, जितनी भी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जितना भी उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, इन सारी चीज़ों के क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं।
कि अगर कुछ भी हुआ, चाहे वो पॉजिटिव सोसाइटी पर उसे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इन सब के जिम्मेदार टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। अब आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट ये क्या करते हैं, ये एक लिंक बनाते हैं। जैसे ब्रिज होता है, टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच ये एक ब्रिज बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ या फिर जितने भी स्ट्रैटेजी हुए उन सबको लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, और लोअर लेवल की सारी बातों को या फिर जो भी हुआ उसे ये टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया इनका पहला काम। और इनका काम क्या होता है कि ये जितना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग करते हैं उन सबको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, कि जितने भी टॉप मैनेजमेंट जितने भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं उन सबको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जितने भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर से ये सुपीरियर होते हैं, तो उनके जितने भी काम होंगे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कुछ भी गड़बड़ की या फिर कुछ अच्छा की, उन सारी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये अपने सारे काम किस तरीके से करते हैं? तो फर्स्ट इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, कि टॉप मैनेजमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाए उसको ये इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, मीन्स कि उनके डिपार्टमेंट में जितने लोगों की ज़रूरत है, जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये मिडिल मैनेजमेंट ये इंश्योर करते कि हाँ इनके पास उतने लोग हैं काम करने के लिए। फिर कहता है असाइंड नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। अब जितने लोग हैं सिर्फ उन लोगों के रहने से तो काम नहीं होगा, उनको ये क्या करते हैं, ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, मतलब कि लोगों को काम भी बांट देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स करते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि ये जो इनके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। फिर कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो अब ऐसा तो नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग ही काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट अलग ही काम कर रहा है, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या होगी, हानि पहुंचेगी। तो जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट के बीच एक कोऑपरेशन बना के रखते हैं। अब आता है थर्ड लेवल, जिसे कि हम लोग सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं, कि वर्कर्स के ये सुपरवाइज़र होते हैं, उनके अंडर इन लोगों के सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर जो होते हैं, इनके अंडर में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। ये सुपरवाइजर्स उन वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, इन सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये भी इंश्योर करते हैं कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो किस क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी तो अच्छी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्लस वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज्ड, कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा तो रॉ मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा तो वेस्टेज नहीं हो रहा है, उस वेस्टेज को वे कम करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स के अंडर में आता है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या कहता है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू
what is to be done and who is to do it। मीन्स कि प्लानिंग ये कहता है कि हमें पहले ही ये तय कर लेना होगा कि हमें करना क्या है और इसे करेगा कौन। जैसे कि हम सभी सुबह उठते हैं तो अपने डेली रूटीन को क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि आज आज के दिन हमें क्या करना है। ठीक है, तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये प्लानिंग के थ्रू ये देखती है कि मेरे पास कितना काम है और इसे करेगा कौन। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर लेती है पहले ही एडवांस में, कि एडवांस में उसे प्लान कर लेगी। और इसे प्लान करने का एक और भी मकसद होता है कि प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम्स से बचाती नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है कि पहले ही प्लान कर लो तो थोड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब प्लानिंग के बाद आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्लान। मीन्स हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, बाइफरकेट करना, या फिर टास्क का ग्रुपिंग करना, ये सब क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो वही कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लाइजिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। अब थर्ड क्या कहता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में एक चीज़ हमें ये देखना होता है कि ये पहले ही ये कहता है कि स्टाफिंग इज़ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मुझे अब एक या फिर एक स्कूल का एग्जांपल हो, तो एक स्कूल में मैथ्स टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं किसी बायोलॉजी टीचर को ला करके रख दूँ तो वो पढ़ा पाएगा नहीं, क्योंकि वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। तो स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि उस सूटेबल जॉब के लिए वैसे ही सूटेबल पर्सन को ला करके रखना, ताकि वो उस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। ये होता है स्टाफिंग। फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या कहता है, मेनली डायरेक्टिंग जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। मीन्स कि उन्हें इस तरीके से होता है कि एम्प्लॉयज़ टाइम टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करते रहना ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से करें, उन्हें गाइड करते रहना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टिंग के अंडर में आती हैं। अब जो लास्ट फंक्शन है वो क्या कहता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये कहता है, जैसे कि अगर हम इसे एक एग्जांपल से लें कि देखिए कंट्रोलिंग मीन्स अपना किसी भी चीज़ पर अपना कंट्रोल बनाए रखना, पकड़ बनाए रखना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि दो मैंने लिस्ट बनाए, एक लिस्ट है ए और ये है लिस्ट बी। अब ये जो लिस्ट है इसमें मैंने सब कुछ क्या क्या लिखा है, इसमें हमने ये लिखा है कि क्या क्या हमने प्लान किया है, जितनी भी मेरी प्लानिंग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी इस ए पेपर पे। अब बी पेपर पे हमने क्या लिखा कि लास्ट में दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या क्या हुआ है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे, जो चीज़ हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस कंपैरिजन को ही क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। मीन्स कि कंपेयर कर रहे हैं और डेविएशन को देख रहे हैं कि क्या मैंने प्लान किया था और कितना मेरा काम हुआ, इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको डेविएशन भी कहते हैं। तो उस अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर क्या होगा, हमें अपनी प्लानिंग को फिर से क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत है तो काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मैनेजमेंट की फंक्शन में, कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग पर आकर के मैनेजमेंट स्टॉप नहीं होता है, फिर से कंट्रोलिंग के बाद क्या होता है, फिर से हमें प्लान करना होता है। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो coordination, the process by which a manager synchronizes the activities of different departments, is known as coordination. Apart from those five functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, there is one more important function which every manager has to perform, that is coordination. तो coordination ये कहता है कि
कोऑर्डिनेशन से मैनेजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल बैठाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस जो होते हैं उनके बीच एक बॉन्ड, उनके बीच एक तालमेल बैठाने का काम कोऑर्डिनेशन का ही होता है। फिर कहता है कोऑर्डिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग, मीन्स कि पहले टॉप मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है एंड कंट्रोलिंग होती है। तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर स्टेप्स पर नेसेसरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स हर जगह ज़रूरी होता है, हर स्टेप्स पर ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, मीन्स हर इंसान के, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हर इंसान, हर एम्प्लॉयज़ के कुछ गोल्स होते होंगे। अब सबके वर्क के बीच, सबके काम के बीच लिंक बैठाने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। फिर जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी, मीन्स सारे एफर्ट जो इंडिविजुअली बन रहे हैं उनके बीच यूनिटी लाने का काम कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मीन्स इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शन इज aimed to achieving the goals of organization. Now the third characteristic that is coordination is a continuous process, means कि ये वन टाइम फंक्शन नहीं होता, ये प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है और ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेटिंग के बाद ये कंट्रोलिंग के बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये आफ्टर कंट्रोलिंग ये फिर से प्लानिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक साइकिल की तरह चलते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ द फोर्थ वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन मीन्स, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, मीन्स हर जगह, जैसे कि मैनेजमेंट के हर स्टेप पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल हो या फिर स्कूल्स हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव in nature. Now the next one is coordination is the responsibility of all managers. जैसे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सारे जो मैनेजमेंट के काम होते हैं वो कौन देखता है, मैनेजर्स देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर्स की ही होती है कि वहीं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यही कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। Now the next point is coordination is a deliberate function. Deliberate means खुद की समझ से, खुद की सूझबूझ से, जैसे कि सोच समझ कर किया जाने वाला फंक्शन है। ऐसा नहीं कि ऐसे बिना सोचे कुछ कर दिए, नहीं, ये पूरी तरीके से सोच समझ के खुद की सूझबूझ से कि हाँ क्या करना चाहिए। मैनेजर अपनी समझ से ये करता है कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कोई बहुत रूड पर्सन है या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करना चाहता है, तो उसे कैसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम कराना है, ये सब मैनेजर का काम होता है और वो खुद की समझ के साथ ये सारे कोऑर्डिनेशन को करता है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कि कोऑर्डिनेशन क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ ग्रोथ इन साइज। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले क्या होती है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले मान के चलिए कि इतनी छोटी है, फिर वो क्या कर रही है कि ग्रोथ हुआ उसका, वो थोड़ी बड़ी हुई, उससे भी थोड़ी बड़ी हुई। तो जैसे ही कोई भी चीज़ें ग्रो करती है, जैसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो उसमें क्या होगा कि उसके डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ स्टाफ्स बढ़ेंगे, तब कोऑर्डिनेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सारे मैनेजर्स के बीच, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसीलिए ग्रोथ के साथ साथ कोऑर्डिनेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अब सारे डिपार्टमेंट्स अपने वर्क में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भूल जाते हैं।
तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम कराने के लिए इनका एक गोल है, ये चीज़ याद दिलाने का काम कोऑर्डिनेशन का ही होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। जैसे इसे अगर हम लोग समझें कि जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्पेशल जो काम करने वाले होते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। और एक चीज़ हो जाता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो दूसरे की सजेशंस लेना पसंद नहीं करते। यहाँ पर रोल आता है कोऑर्डिनेशन का, कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। तो इसीलिए जहाँ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है, कि सारे डिपार्टमेंट्स के ईगो को साइड करके फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ना कोऑर्डिनेशन का काम है।